पता है हम झारखंड जीके को एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं। हम 24 दिनों को कवर कर चुके हैं, आज हमारा 25वां दिन है। इस बीच में थोड़ा सा समय अंतराल हो गया, लेकिन आशा करते हैं कि आप इस गैप में बहुत बार रिवाइज किए होंगे, मल्टीपल टाइम्स इसको देखा होगा, जिससे कि सारे के सारे फैक्ट आपके दिमाग में सीधे छप गए होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं गवाते हुए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं झारखंड के पर्व और त्योहार, और आज ही हमारा कवर हो जाएगा झारखंड की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, जिससे कि भर भर के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज अच्छे से सुनिएगा और सारे के सारे फैक्ट को याद करने की कोशिश करिएगा, और इसके बाद मल्टीपल टाइम्स आप इससे रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम झारखंड की कला एवं संस्कृति को कवर कर लेंगे। तो झारखंड के पर्व एवं त्योहार में सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है? तो झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है सरहुल। क्या है? झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है सरहुल। याद रखिएगा, झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल है, और सरहुल जो है चैत माह के शुक्ल पक्ष की, याद रखिएगा, सरहुल चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, ये याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि किस पर्व को संथाल जनजाति के द्वारा बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है? तो सरहुल को ही संथाल जनजाति के द्वारा बा पर्व के नाम से जाना जाता है। जनजातियों की, झारखंड में जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा पर्व? सरहुल पर्व। किस माह को मनाया जाता है? चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। और सरहुल पर्व को संथाल जनजाति के द्वारा बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद हो गया इतना दूर। अब आगे देखिए, खद्दी, बापरव तथा जकोर। याद रखिएगा, खद्दी, बापरव तथा जकोर। देखिए, आपको यहां से एलिमिनेशन भी आना चाहिए कि बापरव जो है संथाल जनजाति के द्वारा सरहुल को कहा जाता है। तो यहां पर दो पर्व और इसके साथ आ गया, खद्दी तथा जकोर। तो खद्दी, जकोर तथा बापर्व सरहुल के ही अन्य नाम है। याद रखिएगा, अलग अलग जनजातियों में सरहुल को ही खद्दी, बापर्व या फिर जकोर के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो ये कहा जा रहा है कि किस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ये कौन सा पर्व है जिसमें साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो वही है सरहुल। याद रखिएगा, सरहुल में ही साल पर्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कुछ जनजाति है तथा जनजाति में किस नाम से सरहुल को पुकारा जाता है? ठीक है, जनजातियों में किस नाम से, तो याद रखने की चीज है कि जो उराव जनजाति में सरहुल को खद्दी कहा जाता है। याद रखिएगा, उराव जनजाति में सरहुल को खद्दी कहा जाता है। संथाल जनजाति में सरहुल को बापरव तथा खड़िया जनजाति में सरहुल को जकोर कहा जाता है। क्या? उराव जनजाति में सरहुल पर्व को खद्दी कहा जाता है, संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को बापरव कहा जाता है तथा खड़िया जनजाति में सरहुल पर्व को जकोर कहा जाता है। याद रखिएगा, उराव जनजाति में खद्दी, संथाल जनजाति में बापरव तथा खड़िया जनजाति में जकोर कहा जाता है। याद हो गया होगा, आशा करते हैं। आगे देख लीजिए कि इसके बाद का क्या प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं। इनमें से किस ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? याद रखिएगा, सरहुल पर्व वसंत ऋतु में मनाया जाता है। चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। उराव जनजाति में सरहुल को खद्दी, संथाल जनजाति में बापरव तथा आगे जो है कि किस जनजाति में उराव में खद्दी, संथाल में बापरव तथा खड़िया में जकोर के नाम से जाना जाता है। इतना दूर हम लोगों ने देख लिया। सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व मनाया जाता है 4 दिनों तक। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक सरहुल पर्व मनाया जाता है। कहा जा रहा है सरहुल पर्व के बारे में, यहां पर सरहुल पर्व के बारे में कौन सा मिलान सही है? सरहुल पर्व के बारे में कौन सा मिलान सही है? तो देखिए, पहले दिन जो है सरहुल पर्व के पहले दिन घर में मछली के अभिषेक किए हुए जल को छिड़का जाता है। ठीक है, सरहुल पर्व के पहले दिन में क्या किया जाता है? तो घर में मछली से अभिषेक किए हुए जल को छिड़का जाता है घर में। दूसरे दिन में उपवास रखा जाता है। तीसरा दिन सरना स्थल, जो कि एक सामूहिक स्थल होता है जहां पर पूजा पाठ वगैरह होता है, तो तीसरा दिन सरना स्थल पर सरई के फूलों की पूजा करी जाती है। और चौथे दिन सरहुल पर्व का फूल का विसर्जन किया जाता है। तो याद रखिएगा, सरहुल पर्व 4 दिनों का है। पहले दिन घर में मछली के अभिषेक किए हुए जल को छिड़का जाता है।
है, दूसरे दिन उपवास रखा जाता है, तीसरे दिन सरना स्थल पर सरई के फूलों की पूजा करी जाती है तथा चौथे दिन सरहुल पर्व के फूल का विसर्जन कर दिया जाता है। अच्छा, आगे क्या है कि सरहुल के दौरान किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है, तो यह किया जाता है, याद रखिएगा, सरहुल के दौरान गिड़िवा नामक जगह पर, कहां पर, गिड़िवा नामक जगह पर सरहुल के फूल का विसर्जन कर दिया जाता है। कहां पर, गिड़िवा में सरहुल के फूल का विसर्जन कहां किया जाता है, तो गिड़िवा में, याद रखिएगा। अच्छा, इस किस पर्व के दौरान यहां पर कहा जा रहा है कि किस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है, सुनिएगा ध्यान से, गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन प्रातःकाल वह मिट्टी के तीनों पात्र को देखता है, यदि पात्रों का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है, यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। तो ऐसा होता है सरहुल पर्व के दौरान ही, याद रखिएगा, सरहुल पर्व के दौरान गांव के पुजारी मिट्टी का 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। उसके बाद प्रातःकाल वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है, यदि पात्रों का जो लेवल है, पानी का जो लेवल है वो अगर सामान्य रहता है, जैसा कल था वैसा ही आज है, तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। और यदि पानी का स्तर घट गया तो याद रखिएगा वो काल की भविष्यवाणी करता है पुजारी। तो ये सरहुल पर्व के दौरान ही होता है। आगे देखिए, कहा जा रहा है झारखंड के एक प्रमुख पर्व मंडा के संबंध में जो कुछ कथन दिए गए हैं उस पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए, इस पर्व के दौरान मंडा पर्व के दौरान भगवान शिव की पूजा करी जाती है। मंडा पर्व के दौरान भगवान शिव की पूजा करी जाती है। मंडा पर्व में महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा उपवास रखा जाता है। क्या, महिलाओं तथा पुरुषों के द्वारा उपवास रखा जाता है और यह पर्व आदिवासी एवं सदान दोनों में प्रचलित है और यह पर्व अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है। तो ये सारे के सारे कथन यहां पर सत्य हैं। याद रखिएगा कि मंडा पर्व के दौरान भगवान शिव की पूजा करी जाती है, महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा उपवास रखा जाता है, मंडा पर्व के दौरान आदिवासी तथा सदान दोनों मनाते हैं और अक्षय तृतीया को यह पर्व प्रारंभ होता है, मंडा पर्व। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस त्योहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है। तो ये मंडा पर्व ही है। कौन सा, मंडा पर्व में भगवान शिव की पूजा करी जाती है, स्त्री तथा पुरुष दोनों का पूजा है, दोनों उपवास रखते हैं, अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। तो ये सब बात हमने देखा। और सदान और आदिवासी दोनों मनाते हैं मंडा पर्व को, और मंडा पर्व को जो है भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है। ठीक है, मंडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को क्या कहा जाता है, तो मंडा पर्व में जो उपवास रखते हैं पुरुष व्रती उसे भगता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भगता। मंडा पर्व में जो पुरुष व्रती होते हैं उसे भगता कहा जाता है। मंडा पर्व में उपवास रखने वाली महिला व्रती को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सुखताइन कहा जाता है। क्या, मंडा पर्व में पुरुष व्रती को कहा जाता है भगता तथा महिला व्रती को कहा जाता है सुखताइन। आगे देखिए, मंडा पर्व के दौरान भगताओं को रात्रि के समय अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटका कर झुलाया जाता है। याद रखिएगा, मंडा पर्व के दौरान भोगताओं को रात्रि के समय अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटका कर झुलाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे धुआंसी कहा जाता है। क्या, धुआंसी कहा जाता है। मंडा पर्व में दौरान भोगताओं को दहकते हुए अंगारे पर खाली पैर चलना होता है, जिसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा, मंडा पर्व में जो व्रती होते हैं, जो भोगताओं को दहकते अंगारों पर खाली पैर चलना पड़ता है। बहुत कठोर पूजा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये जो भोगताओं को दहकते हुए अंगारों पर खाली पैर चलना पड़ता है, इसे फुलकुंदी कहा जाता है। क्या, फुलकुंदी। और जो उल्टा लटकाया जाता है, ठीक है, उल्टा लटका कर झुलाया जाता है, उसे धुआंसी कहा जाता है। और जो खाली पैर चलना होता है आग की लपटों पर, तो उसे फुलकुंदी कहा जाता है। क्या, फुलकुंदी कहा जाता है। आगे देखिए क्या है, झारखंड में प्रमुखता से पाए जाने वाले कर्मा पर्व का प्रमुख संदेश क्या है, तो झारखंड में जो कर्मा पर्व है उसका प्रमुख संदेश है कर्म की जीवन में प्रधानता। क्या, कर्म की जीवन में प्रधानता। आपको कर्मठ होना होगा, आपको काम करना होगा, अपने काम से प्यार करना होगा, यह आपको सिखाता है कर्मा पर्व। आप जो भी करते हैं वही आपके लिए बेस्ट है। बस अपने काम को, ये नहीं कि बस चोरी चमारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, जो भी आप कंस्ट्रक्टिव कोई भी काम कर रहे हैं
ठीक है, मेहनत से कोई काम कर रहे हैं, मेहनत से फल पैसे कमा रहे हैं या फिर अपना जीवनी चला रहे हैं, तो ये जो भी आप करते हैं उसके प्रति अपना एक जो इज्जत का भाव होना चाहिए, वो कर्म की जीवन में प्रधानता कर्मा पर्व सिखाता है। कर्मा पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कर्मा पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, कर्मा पर्व प्रकृति संबंधी त्योहार है, नेचर से रिलेटेड त्योहार है, फेस्टिवल है। यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों मनाया जाता है। बिल्कुल सही, इस यह पर्व को, कर्मा पर्व को दोनों मनाते हैं और इस पर्व के दौरान भाई के जीवन की कामना के लिए बहन के द्वारा उपवास रखा जाता है। याद रखिएगा, कर्मा पर्व के दौरान भाई के जीवन की कामना के लिए बहन के द्वारा उपवास रखा जाता है। कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व मनाया जाता है किस समय? तो यह मनाया जाता है भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। मंडा पर्व अक्षय तृतीया को, और जो सहरूल पर्व है वो कब मनाया जाता है? तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, कर्मा पर्व भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, सरहुल पर्व चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और जो आपका मंडा पर्व है वो अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। देखिए, मुंडा जनजाति में प्रचलित कर्मा पूजा की इन श्रेणियों के संबंध में कौन सा मिलान सही है, यहां पर यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, कर्मा पर्व मुंडा जनजाति में जो प्रचलित कर्मा पूजा है, जैसे कि राजकर्मा है, चाहे देश कर्मा है, तो इसके बारे में देखिए, राजकर्मा घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा है, राजकर्मा, ठीक है। उसके बाद जो आपका देश कर्मा है वो अखरों में, अखरों मतलब जो सामूहिक रूप से जो पूजा किया जाता है अखरा में, ठीक है। अखरा एक जगह होता है इन लोग का, जनजाति लोगों का, जहां पर लोग बैठ करके पूजा पाठ, ऐसे मीटिंग वगैरह, मुखिया पंचायत सब होता है, तो वहां पर अखरा में किया जाने वाला सामूहिक पूजा को देशकर्मा कहा जाता है, तथा घर आंगन में किया जाने वाला कर्मा पूजा को राजकर्मा कहा जाता है। तो राजकर्मा घर आंगन में और अखरा पूजा देशकर्मा, ठीक है। याद रखिएगा, कहा जा रहा है कि इस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती है। तो ये कौन सा पर्व है भाई? तो ये आपका कर्मा ही है। कौन सा? कर्मा। कर्मा पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की, अनाज डाल दिया जाता है, उसके बाद उससे अंकुरित होता है, स्प्राउट्स होता है, ठीक है। तो जावा उगाने की प्रथा का पालन करती है कर्मा पूजा के दौरान। झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो कौन सा पर्व है जो कि झारखंड के आदिवासी दीपावली के दूसरे दिन मनाता है? तो सोहराई पर्व है। कौन सा? सोहराई पर्व है जो कि झारखंड के आदिवासी दीपावली के दूसरे दिन मनाता है। कहा जा रहा है कि सोहराई पर्व का संबंध किससे है? सोहराई पर्व का संबंध मवेशियों से है। किससे है? एनिमल से है। याद रखिएगा, सोहराई पर्व का संबंध एनिमल्स, मवेशियों से है। जो है कर्मा पर्व, जो सोहराई पर्व है, झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है सोहराई पर्व। याद रखिएगा, संथाल जनजाति के द्वारा सरहुल को क्या कहा जाता है? हमने क्या बताया था? बाकरम, ठीक है, बा पर्व। और जो संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है वो आपका सोहराई पर्व है। याद रखिएगा, संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व सोहराई पर्व है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि इस जो आपका इस पर्व को मनाने से पूर्व झारखंड की जनजातियों के द्वारा अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थों से पेंटिंग करी जाती है। तो ये कौन सा पर्व है? ये आपका सोहराई है, जो कि दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है, सोहराई पर्व। और सोहराई पर्व मवेशियों से संबंधित है। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व सोहराई पर्व। और सोहराई पर्व से पहले झारखंड की जनजातियों के द्वारा अपने दीवारों को सजाया जाता है, पेंटिंग करी जाती है प्राकृतिक पदार्थों से। याद रखिएगा, सोहराई पर्व कितने दिनों तक चलता है? तो सोहराई पर्व चलता है आपके 5 दिनों तक, ठीक है। सोहराई पर्व 5 दिनों तक चलता है। याद रखेंगे, सोहराई पर्व 5 दिनों तक चलता है। सोहराई पर्व के प्रथम दिन, सोहराई पर्व के प्रथम दिन बथान में, याद रखिएगा, सोहराई पर्व के प्रथम दिन, क्योंकि मवेशियों से संबंधित है, तो बथान में जाहिर एरा का आह्वान किया जाता है तथा रात में गो पूजन किया जाता है। बथान कहां पर? जहां पर मवेशियों वगैरह को रखा जाता है, ठीक है। तो सोहराई पर्व के पहले दिन क्या किया जाता है? बथान में जाहिर एरा, तो जाहिर एरा गांव का देवता, ठीक है, और इसका आह्वान किया जाता है और रात में गो पूजन किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सोहराई पर्व के दूसरे दिन क्या करा जाता है? तो सोहराई पर्व के दूसरे दिन गौशाला का अल्पना के द्वारा सजाकर उसकी पूजा करी जाती है। गौशाला को अल्पना के द्वारा, अल्पना क्या होता है? एक तरह से पेंटिंग होता है, ठीक है, अपने प्राकृतिक पदार्थों से पेंटिंग करी जाती है, तो अल्पना के द्वारा सजाकर उसकी पूजा करी जाती है गौशाला को, ठीक है।
सोहराई पर्व 5 दिनों का होता है। पहले दिन बथान में जाहिर-ए-रा का आह्वान किया जाता है और रात में गो पूजन किया जाता है, ठीक है। दूसरे दिन क्या होता है, तो दूसरे दिन अल्पना गौशाला में अल्पना बनाकर सजाया जाता है, पूजा करा जाता है, तो ये सब है। और जो तीसरे दिन याद रखिएगा, जो सोहराई पर्व है उसके तीसरे दिन पशुओं को धान की बाली वह माला से सजाकर उन्हें खूटा जाता है। खूटा मतलब बांधा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पशुओं को धान की बाली तथा माला से सजाकर उन्हें खूटा जाता है, बांधा जाता है। और चौथे दिन क्या होता है, तो चौथे दिन जो है सोहराई पर्व के चौथे दिन युवक तथा युवतियां गांव से चावल दाल आदि एकत्रित करती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पहला दिन बथान में जाहिर-ए-रा जो कि ग्राम देवता है उसका आह्वान किया जाता है, रात में गो पूजन किया जाता है। दूसरे दिन जो है गौशाला में अल्पना से पूजा करी जाती है, सजाया जाता है, ये सब ठीक है। तीसरे दिन क्या होता है कि मवेशियों को क्या बोलते हैं, पशुओं को धान की बाली तथा माला से सजाकर उन्हें बांधा जाता है, खूटा जाता है। और चौथे दिन युवक तथा युवतियां, गांव के युवक तथा युवतियां गांव से चावल दाल इत्यादि एकत्रित करते हैं। और पांचवें दिन क्या होता है, तो याद रख लीजिएगा, पांचवें दिन जो होता है गांव के लोग सामूहिक रूप से खिचड़ी खाते हैं। क्या, गांव के लोग सामूहिक रूप से खिचड़ी खाते हैं, ठीक है। और ये जो पशुओं को धान की बाली व माला से सजाकर उन्हें खूटा जाता है, तो ये तीसरे दिन होता है। गौशाला का अल्पना द्वारा सजाकर उसकी पूजा की जाती है, ये दूसरे दिन होता है। युवक तथा युवतियां गांव से चावल दाल आदि एकत्रित करते हैं, ये चौथे दिन। तथा पांचवें दिन गांव के लोग सामूहिक रूप से खिचड़ी खाते हैं। जो गांव से युवक युवतियां चौथे दिन एकत्रित करती है ना, उसी का बनता है और खिचड़ी खाते हैं। सोहराई पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली एवं मालाओं से सजाकर खूटा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे कहा जाता है संटाऊ। क्या, संटाऊ कहा जाता है। देखिए खुटकट्टी क्या है, ये आप लोग जानते होंगे। खुटकट्टी जो है जमीन है, ठीक है। किसका जमीन का एक प्रकार है, बताइएगा। तो देखिए सोहराई पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली तथा मालाओं से सजाकर खूटा जाता है, इसे संटाऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संटाऊ कहा जाता है। धान बुनी पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो धान बुनी पर्व जो है यहां पर देखिएगा, यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों मनाते हैं। बिल्कुल सही है, धान बुनी पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों मनाते हैं। यह पर्व के समय यानी कि धान बुनी पर्व के समय धान बुआई का प्रारंभ होता है और धान बुनी पर्व में हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, धान बुनी पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों के द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व के समय धान की बुआई का प्रारंभ होता है और इस पर्व में हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित भी करा जाता है। आगे देखिए, कहा जा रहा है झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार को राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में राइज बहरलक के नाम से बहुरा पर्व को जाना जाता है। याद रखिएगा, झारखंड में राइज बहरलक, याद रखिएगा, झारखंड में राइज बहरलक के नाम से बहुरा पर्व को भी जाना जाता है, त्योहार को भी जाना जाता है राइज बहरलक, ठीक है। याद रहेगा, राइज बहरलक। आगे देखिए, कहा जा रहा है झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है, तो भादो के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, भादो के शुक्ल पक्ष के एकादशी को कौन सा पर्व मनाया जाता है, हमने अभी आपको बताया। अब देखिए, भादो के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुरा पर्व मनाया जाता है, जिसे राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की जनजातियों में बहुरा नामक पर्व मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है भाई, झारखंड की जनजातियों में बहुरा नाम का पर्व, जिसे राइज बहरलक भी कहा जाता है, भादो के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। और यह पर्व अच्छी वर्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है, अच्छी वर्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। याद रखिएगा, अच्छी वर्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए। देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सा पर्व भादो माह में कर्मा से पहले मनाया जाता है, तो कदलेटा पर्व। याद रखिएगा, कदलेटा पर्व भादो माह में कर्मा से पहले मनाया जाता है, ठीक है, कदलेटा पर्व। झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व मनाया जाता है, किस लिए, तो झारखंड में प्रचलित जो है कदलेटा पर्व को किस लिए मनाया जाता है, तो मेढक भूत को शांत करने के लिए, ठीक है। मेढक भूत को, जो वो टर 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 करते रहते हैं, इन लोग को लगता है उनको शांत करना है किसी भी प्रकार से। भादो आते आते आप लोग देखे होंगे, बहुत तेज तगड़ा वहां पर आवाज होते रहता है, तो उसे शांत करने के लिए कदलेटा पर्व कर्मा से पहले मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व कब मनाया जाता है, तो कर्मा से पहले मनाया जाता है, भादो के महीने में कर्मा से पहले
भादों के महीने में मनाया जाता है। कदलेटा पर्व के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कदलेटा पर्व के बारे में कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। इस पर्व के दौरान पाहन जो होता है, गांव का जो पुजारी होता है, पूरे गांव से चावल प्राप्त करके हड़िया उठाता है। इस पर्व के दौरान अखरा में साल, भेलवा तथा केंदू की डालियां रखकर पूजा करी जाती है और इस पर्व में, कदलेटा पर्व में, मुर्गी की बलि देकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो कदलेटा पर्व कर्मा से पहले मनाया जाता है। किस लिए? मेढक भूत को शांत करने के लिए, ऐसी ऐसी मान्यता है, ठीक है। और इस पर्व के दौरान पाहन जो होता है पूरे गांव से चावल प्राप्त करके हड़िया उठाता है और उसके बाद क्या होता है कि अखरा में, अखरा जहां पर पूजा पाठ वगैरह किया जाता है, तो अखरा में साल, भिलवा, केंदू ये सब की डालियों को रखकर यहां पूजा करी जाती है और मुर्गी की बलि देकर प्रसाद के रूप में वितरित करा जाता है। तो ये हो गया कदलेटा पर्व के बारे में। आगे देखिए कहा जा रहा है कौन सा पर्व है भाई? झारखंड की जनजातियों में टूसू पर्व कब मनाया जाता है? देखिए अब आ गया टूसू पर्व, ठीक है। तो टूसू पर्व मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। टूसू पर्व मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा, टूसू पर्व मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। आगे देखिए टूसू पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो टूसू पर्व टूसू नाम की कन्या की याद में मनाया जाता है। टूसू पर्व टूसू नाम की कन्या के याद में मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। इस पर्व के अवसर पर पंच परगना में टूसू मेले का आयोजन करा जाता है। याद रखिएगा, टूसू पर्व टूसू नाम की कन्या की याद में मनाया जाता है, कन्या की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर पंच परगना में टूसू मेले का आयोजन किया जाता है और इस पर्व का संबंध सूर्य पूजा से है। तो याद रख लीजिएगा, टूसू पर्व मकर संक्रांति के दिन टूसू नाम की कन्या की याद में मनाया जाता है और उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद देखा कि इसके अवसर पर पंच परगना में टूसू मेले का आयोजन किया जाता है और इस पर्व का संबंध सूर्य पूजा से है, ठीक है। आगे देखिए किस पर्व के दौरान, ठीक है, किस पर्व के दौरान रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है तथा इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी को भेंट कर दिया जाता है। तो ये टूसू पर्व में ही होता है। टूसू पर्व मकर संक्रांति को मनाया जाता है, टूसू नाम की कन्या की याद में मनाया जाता है। उसके बाद हमने देखा सूर्य पूजा से संबंधित यह पर्व है और टूसू पर्व जो है पंच परगना में इस पर्व के अवसर पर मेला भी लगता है। आगे देखिए झारखंड में प्रचलित होली का समरूप त्योहार क्या है? झारखंड में प्रचलित होली का समरूप त्योहार क्या है? तो देखिए झारखंड में प्रचलित होली का समरूप त्योहार है फगवा। तो होली को फगवा भी कहा जाता है। फगवा का त्योहार मनाया जाता है कब? तो फगवा का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को, जो कि होली भी मनाया जाता है। तो फाल्गुन पूर्णिमा को फगवा का त्योहार मनाया जाता है। फगवा पर्व के दूसरे दिन इनमें से क्या मनाया जाता है? तो फगवा पर्व के दूसरे दिन क्या मनाया जाता है? धुरखेल। फगवा पर्व के दूसरे दिन इनमें से मनाया जाता है धुरखेल, ठीक है। तो होली के पहले मनाया जाता है, या आप लोग मनाए भी होंगे, ठीक है, होली के पहले मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, इनमें से किस पर्व के दौरान लोग सट्टा लगाते हैं? अच्छा, किस पर्व के दौरान लोग सट्टा लगाते हैं? तो मुर्गा लड़ाई। देखिए यहाँ झारखंड में मुर्गा लड़ाई, अगर आप जमशेदपुर वगैरह साइड में कभी गए होंगे या फिर उस तरह के आदिवासी क्षेत्र में जहां पर मुर्गा लड़ाई होता है तो बहुत मेला लगता है, भीड़ लगता है, मुर्गा का लड़ाई होता है, ठीक है, इस प्रकार का। तो मुर्गा लड़ाई में सट्टा लगता है। झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व के बारे में यह मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है? तो यह है आपका कौन सा? आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ी पूजा करने से ऐसी मान्यता है कि इस पूजा को करने से चेचक का प्रकोप नहीं होता। ऐसा मान्यता है कि इस पूजा को करने से चेचक का प्रकोप नहीं होता। याद रहेगा, चेचक का प्रकोप नहीं होता। देखिए उसके बाद देखिए झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व गांव से बीमारियों को बाहर निकालने के लिए मनाया जाता है? तो गांव से बीमारियों को बाहर निकालने के लिए रोग खेदना, कौन सा पर्व मनाया जाता है? रोग खेदना। आषाढ़ी पूजा मनाने से ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ी पूजा मनाने से चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। और उसके बाद रोग खेदना नामक बीमारी को मनाने से गांव से बीमारियों को बाहर निकाला जाता है, ऐसी मान्यता है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि इस जो एक पर्व है उसके बारे में, झारखंड में प्रचलित एक पर्व के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड में प्रचलित, देखिए यहां पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, उसको पढ़ते हैं पहले। कि देखिए यह पर्व कर्मा के बाद मनाया जाता है। यह पर्व कर्मा के बाद, कर्मा के पहले भादों में,
कदलेटा मनाया गया था, हमने देखा था। और कर्मा के बाद कौन सा पर्व मनाया जाता है तो देखेंगे नीचे, ठीक है। और यह इस पर्व के दौरान नए अन्न को खाकर, नए अन्न को घर लाकर उसका चूड़ा बनाया जाता है तथा देवताओं और पूर्वजों को समर्पित किया जाता है। और इस पर्व के दौरान घर आए अतिथियों के साथ दही चूड़ा का ग्रहण किया जाता है। तो देखिए यह पर्व है आपका नवाखानी। कौन सा पर्व है? नवाखानी। याद रखिएगा, नवाखानी पर्व को कर्मा के बाद मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान नए अन्न को घर लाया जाता है, उसका चूड़ा बनाया जाता है तथा देवताओं और पूर्वजों को चढ़ाया जाता है। और इस पर्व के दौरान घर में जो अतिथि आते हैं उन्हें दही चूड़ा खिलाया जाता है और साथ साथ खाया भी जाता है। देखिए सूर्याही पूजा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सूर्याही पूजा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए क्या है, इस पर्व में सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है। सूर्याही पर्व में सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है, बिल्कुल सही बात है। सूर्याही पर्व में सफेद मुर्गे की बलि दी जाती है और इस पर्व को किसी ऊंचे स्थान पर मनाया जाता है। कौन? सूर्याही पूजा को, ठीक है। और सूर्याही पूजा में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं, ये गलत है। सूर्याही पूजा पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं। तो यहाँ ये जो कथन है ये गलत है सूर्याही पूजा के बारे में। आगे देख लीजिए क्या है कि कौन सा पर्व के दौरान मां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है? कौन से पर्व के दौरान मां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है? तो आपने सुना भी होगा और आपने देखा भी होगा, ठीक है, आपकी मां करती भी होंगी जितिया पर्व। तो जितिया पर्व जो है, इस पर्व को मां जो है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। देखिए झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व उरांव जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाता है? तो उरांव जनजाति में प्रमुखता से चांडी पर्व मनाया जाता है। देखिए उरांव जनजाति में प्रमुखता से यहां पर देखिए सूर्याही पूजा है, बुरु पर्व है, भगता पर्व है, ये सारे के सारे पर्व में से चांडी पर्व को उरांव जनजाति के द्वारा प्रमुखता से मनाया जाता है। चांडी पर्व कब मनाया जाता है? तो चांडी पर्व मनाया जाता है कब? तो याद रखिएगा चांडी पर्व माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कब? चांडी पर्व माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हमने देखा सरहुल, हमने देखा टूसू, हमने देखा सोहराई, हमने देखा कर्मा, हमने देखा कदलेटा, ये सब आपको याद रखने हैं। आगे देखिए इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती तथा जिस परिवार में कोई महिला गर्भवती होती है उस परिवार का पुरुष सदस्य भी भाग नहीं लेता। ये कौन सा पर्व है? ये है आपका चांडी पर्व, ठीक है। चांडी पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, ठीक है। चांडी पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है तथा जिस घर में कोई महिला अगर गर्भवती है तो उस परिवार का सदस्य भी इस पर्व में भाग नहीं लेता है। चांडी पर्व में इनमें से किसकी बलि दी जाती है? तो चांडी पर्व में बलि दी जाती है सफेद मुर्गा, लाल मुर्गा, सफेद बकरा, इन सभी की बलि चांडी पर्व के दौरान दी जाती है। याद रखिएगा झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व देवताओं को जागृत करने से किससे संबंधित है? तो देवताओं को जागृत करने के लिए झारखंड में मनाया जाता है आपका देव उठान। कौन सा पर्व? देव उठान। देव उठान देवताओं को जगाने के लिए मनाया जाने वाला झारखंड में पर्व है देव उठान, ठीक है, याद रहेगा देव उठान। आगे देखिए कहा जा रहा है झारखंड के किस पर्व का उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव के बीच तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु कामना करता है? तो ये कौन सा पर्व है? ये आपका है बुरु पर्व। याद रखिएगा बुरु पर्व जो है इस पर्व का उद्देश्य है वन्य जीव तथा मानव के बीच एक तालमेल स्थापित हो सके, प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हो सके, इस लिए इस पर्व को मनाया जाता है बुरु पर्व को। बुरु पर्व इनमें से मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित है? तो बुरु पर्व जो है ये है मुंडा जनजाति में प्रचलित। तो याद रखिएगा अभी हमने देखा था कि जो उरांव जनजाति में चांडी पर्व प्रचलित है, तो यहां पर है आपका बुरु पर्व, तो ये मुंडा जनजाति में प्रचलित है। तो यहां से इस प्रकार से अगर 2-3 भी आपको याद रहेगा तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो बुरु पर्व मुंडाओं में प्रचलित है, चांडी पर्व उरांव में प्रचलित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए झारखंड राज्य में प्रचलित छठ पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो छठ पर्व के बारे में देखिए छठ पर्व तो महाव्रत है, ठीक है, इसके बारे में सब कोई को पता होगा। झारखंड में लगभग झारखंड बिहार का ही पर्व है, झारखंड बिहार यूपी, तो सबको लगभग पता होगा। तो देखिए यह पर्व जो छठ पर्व है भगवान सूर्य को समर्पित है। इस पर्व के दौरान अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। देखिए हर एक पर्व में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन
छठ पर्व में अस्त होते हुए सूर्यास्त को भी अर्घ्य दिया जाता है। इस पर्व के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ का वितरण किया जाता है। ठेकुआ आप लोग सुने होंगे, ठेकुआ, खबौनी, ये सब। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है कौन सा एक पर्व 12 साल में एक बार मनाया जाता है। तो 12 साल में एक बार मनाया जाने वाला पर्व है भाई भीख। कौन सा? भाई भीख। यहां पर 12 साल में जितिया पर्व हमने देखा, इसके बारे में मुर्गा लड़ाई में सट्टा लगाया जाता है, ये भी देखा हमने। टूसू पर्व को भी देखा, ठीक है। भाई भीख जो है ये 12 साल में एक बार झारखंड की जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। किस एक पर्व के अवसर पर बहन के द्वारा अपने भाई के घर भिक्षाटन किया जाता है? बहन के द्वारा अपने भाई के घर भिक्षाटन किया जाता है। कौन से पर्व में? तो भाई भीख में। कौन से? भाई भीख में, जो कि 12 सालों में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। 12 सालों में एक बार मनाया जाने वाला पर्व है भाई भीख। और इस समय बहन अपने भाई के घर में क्या करती है? भीख मांगती है, ठीक है, या फिर भिक्षाटन करती है। देखिए झारखंड के एक प्रमुख पर्व है देव उठान। इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस पर्व के माध्यम से देवों को जागृत करने की प्रथा है। बिल्कुल सही बात है। यह पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है। देव उठान पर्व को कार्तिक माह में मनाया जाता है, बिल्कुल सही। और इस पर्व के बाद ही विवाह के लिए वर अथवा कन्या देखने की प्रथा भी प्रारंभ की जाती है। तो ये सभी हो जाता है देव उठान। लेकिन इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है, ये गलत है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं देव उठान में। देखिए कहा जा रहा है किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। तो देखिए आपका देव उठान में महिलाएं भाग लेती है। जितिया तो महिलाओं की ही पूजा है। भाई भीख महिलाएं मतलब बहन जो है भाई के यहाँ भिक्षाटन करती है, 12 साल में एक बार होता है। तो ये तीनों के तीनों में महिलाएं भाग लेती है। लेकिन सूर्याही पूजा जो हमने देखा, जो कि ऊंचे जगह पर जाकर किया जाता है, तो इसमें कहता है महिलाएं भाग नहीं लेती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है महिलाएं भाग नहीं लेती किसमें? सूर्याही पूजा में। किसमें? सूर्याही पूजा में। आगे देखिए कहा जा रहा है बंदना पर्व की शुरुआत किस गीत के साथ की जाती है? बंदना पर्व की शुरुआत करी जाती है ओहिरा गीत के साथ। ओहिरा गीत के साथ बंदना पर्व की शुरुआत करी जाती है। ओहिरा गीत के साथ बंदना पर्व की शुरुआत करी जाती है। कहा जा रहा है कि बंदना पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए यह पर्व मुख्यतः पालतू जानवरों से संबंधित है। जो बंदना पर्व है वो पालतू जानवरों से संबंधित पर्व है। ओहिरा गीत के साथ इस पर्व का प्रारंभ होता है। इस त्यौहार के दौरान जानवरों को कपड़ों तथा गहनों से सजाया जाता है और इस त्यौहार के अवसर पर प्राकृतिक रंगों के द्वारा जानवरों की लोक आकृतियां भी बनाई जाती है। तो बंदना पर्व में सबके सब करे जाते हैं। झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्यौहार के प्रारंभ के दिन से किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत करी जाती है? तो किसानों के द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत जो है रोहिणी पर्व के द्वारा में की जाती है। देखिए झारखंड में एक प्रचलित पर्व है, त्यौहार है रोहिणी। इसके प्रारंभ के दिन से ही किसानों के द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत कर दी जाती है। कौन सा पर्व? रोहिणी पर्व, ठीक है, रोहिणी पर्व। आगे देखिए रोहिणी पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो रोहिणी पर्व मतलब रोहिणी पर्व की शुरुआत से झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। रोहिणी पर्व झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। रोहिणी पर्व को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या लोकगीत गायन नहीं किया जाता है। रोहिणी पर्व के दिन से किसानों के द्वारा बीज बोने की शुरुआत करी जाती है। और यह पर्व जो है रोहिणी पर्व झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। इस पर्व को मनाने के दौरान किसी भी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या फिर लोकगीत का गायन नहीं किया जाता है। किसमें? रोहिणी पर्व में, ठीक है, याद रहेगा। अब अगला है हेरो पर्व। कौन सा? हेरो पर्व मुख्य रूप से झारखंड की किस जनजाति में प्रचलित है? तो हेरो पर्व जो है वो हो जनजाति में प्रचलित है। हेरो पर्व हो जनजाति में प्रचलित है, याद रहेगा, हेरो पर्व हो जनजाति में प्रचलित है। हेरो पर्व के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, बताइए कौन सा कथन सत्य है हेरो पर्व के बारे में। देखिए हेरो पर्व जो है रिकॉर्डिंग ऑफ रह गया था, इसीलिए फिर से यहां से शुरू करना होगा। भगता पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो भगता पर्व के बारे में यह तमाड़ क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। भगता पर्व, इस पर्व के दौरान गांव के पुजारी को सर पर उठाकर सरना मंदिर ले जाया जाता है। झारखंड में प्रचलित सेंद्रा पर्व का संबंध उरांव जनजाति से है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ शिकार करना होता है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ, और सेंद्रा पर्व जिसमें कि शिकार करना होता है, और इसमें जो महिलाएं शिकार करती हैं उसे मुक्का सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। किसमें? मुक्का सेंद्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
ये जो यहां पर कहा जा रहा है सिंद्रा पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह पर्व शिकार से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिंद्रा का मतलब ही होता है शिकार करना, और जो महिलाएं शिकार करती है सिंद्रा पर्व में उसे मुक्का संद्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, प्रथा को। और इस पर्व के दौरान जनजातीय पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करते हैं। कि इस पर्व के दौरान, सिंद्रा पर्व के दौरान क्या ऐसा होता है? नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। आगे देखिए, यह पर्व उरांव की आत्मरक्षा, युद्ध विद्या तथा भोजन व अन्य अन्य जरूरतों की पूर्ति से संबंधित है सिंद्रा पर्व। आगे देखिए कहा जा रहा है उरांव जनजाति में प्रचलित सेंद्रा से संबंधित इन त्योहारों में से कौन सा मिलान सही है? तो उरांव जनजाति में जो सेंद्रा पर्व है, जो सेंद्रा पर्व मनाया जाता है, तो यहां पर देखिए एक मनाया जाता है सुसेंद्रा। देखिए मुक्का सेंद्रा महिलाओं या फिर स्त्रियों के शिकार से संबंधित सेंद्रा, मुक्का सेंद्रा। सुसेंद्रा मनाया जाता है आपका बैसाख माह में। देखिए सेंद्रा शिकार करने का अवसर है, शिकार करने का पर्व है, तो शिकार करना, बैसाख माह में जो शिकार किया जाता है सेंद्रा पर्व में, तो उसे सुसेंद्रा के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन माह में जो शिकार किया जाता है उसे फागु सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। और वर्षा ऋतु के प्रारंभ पर जो शिकार किया जाता है उसे सेंद्रा पर्व जो मनाया जाता है उसे जेठ शिकार कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बैसाख माह में सुसेंद्रा, फाल्गुन माह में फागु सेंद्रा तथा वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जेठ शिकार मनाया जाता है। देखिए झारखंड की जनजातियों में प्रचलित जनी शिकार नामक पर्व के बारे में कौन निम्न में से कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है? देखिए झारखंड में प्रचलित एक जनी शिकार, कौन सा जनी शिकार है, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर बताइए क्या है। देखिए जनी शिकार जो है, इस दौरान महिलाओं के द्वारा पुरुष वेश धारण करके शिकार किया जाता है। जनी शिकार के दौरान महिलाएं जो है वो पुरुष का वेश धारण करके शिकार करती हैं जनी शिकार में। और यह भारत में केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है, और ये जो 20 वर्षों पर मनाया जाता है ये गलत है, ठीक है। देखिए इस पर्व के दौरान महिलाओं के द्वारा पुरुष वेश धारण करके शिकार किया जाता है। और यहां पर जो है कि केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है जनी शिकार। देखिए कहा जा रहा है कौन सा एक पर्व 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है तथा इस पर्व में मरांग बुरु नामक देवता को भैंसा की बलि दी जाती है। ये कौन सा पर्व है भाई जो कि 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है और इसमें भैंसा की बलि दी जाती है? तो ये आपका दीपावली है। देखिए भाई बीज भी मनाया जाता है आपका 12 वर्षों पर, लेकिन यहाँ पर कोई बलि बलि का नहीं है। यहाँ जो महिलाएं हैं अपने भाई के घर में भिक्षाटन करती हैं, भाई भी, ठीक है, तो ये भाई भी अलग है। लेकिन ये जो जनी शिकार है झारखंड में ही मनाया जाता है। कदलेटा आपका कर्मा पर्व से, भादों में कर्मा पर्व से पहले मनाया जाता है, ठीक है, तो ये सब हमने देखा हुआ है। आगे ये जो दिसावली है, दिसावली में क्या होता है, ये 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है और मरांग बुरु देवता को भैंसा की बलि दी जाती है इस पर्व के दौरान, दिसावली पर्व के दौरान, ठीक है। झारखंड में कौन सा पर्व श्रमिकों की विदाई का पर्व है? श्रमिकों की विदाई का पर्व कौन सा पर्व है? तो ये आपका है माघे पर्व। माघे पर्व जो है ये श्रमिकों की विदाई का पर्व है। माघे पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो माघे पर्व के बारे में, यह पर्व जो माघे पर्व है यह माघ माह में मनाया जाता है और इस पर्व के दौरान श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान के साथ साथ रोटी व पीठा खिलाकर विदा किया जाता है। देखिए याद रखिएगा, इस पर्व को माघ माह में मनाया जाता है। माघे माघे पर्व जो है इसे माघ माह में मनाया जाता है और इसके दौरान श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान के साथ साथ रोटी व पीठा खिलाकर विदा किया जाता है। देखिए पीठा आपने खाया होगा। आगे देखिए कहा जा रहा है कौन सा पर्व संथाल जनजाति के द्वारा बीज बोने के दौरान मनाया जाता है? तो संथाल जनजाति के द्वारा बीज बोने के दौरान मनाया जाता है एरोग पर्व को। कौन सा एरोग पर्व को मनाया जाता है? बाहा क्या है भाई? बाहा क्या है? तो शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली है क्या? बाहा क्या है? तो बाहा जो है ये आपका शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली है। बाहा क्या है? शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली बाहा कहलाती है। कौन सा पर्व संथाल जनजाति के द्वारा धान की अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है? कौन सा पर्व है जो संथाल जनजाति के द्वारा धान की अच्छी खेती के लिए मनाया जाता है? तो ये है आपका हरियाल। कौन सा? हरियाल। कहा जा रहा है कि नीचे दिया गया त्योहार का नाम है और उससे संबंधित कुछ जनजातियां हैं, उससे मिला करना है सही टिक आउट। तो देखिए कहा जा रहा है सकरात, ठीक है, तो सकरात संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। सकरात संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जतरा उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कुटसी असुर जनजाति के द्वारा तथा जकोर खड़िया जनजाति के द्वारा। याद रखिएगा, खड़िया जनजाति के द्वारा जकोर पर्व सरहुल पर्व को कहा जाता है। आगे देखिए संथाल के द्वारा बा पर्व को सरहुल कहा जाता है, ठीक है, संथाल पर्व को बा पर्व को सरहुल कहा जाता है। और ये जो आपका कुटसी है ये असुर जनजाति में मनाया जाता है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है
निम्न में से कौन सा एक पर्व खड़िया जनजाति के द्वारा वसंत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ये जंकोर पर्व है। कौन सा पर्व है? खड़िया जनजाति के द्वारा वसंत के उत्सव के रूप में जंकोर पर्व मनाया जाता है। कौन सा एक पर्व जनजातियों के द्वारा घर परिवार की कुशलता के लिए मनाया जाता है? तो ये कौन सा पर्व है भाई? ये आपका सकरात है, जो कि संथाल जनजाति में ये सर्वाधिक प्रचलित है। संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। किस पर्व में शुद्ध जल की होली खेली जाती है? किस पर्व में शुद्ध जल की होली खेली जाती है? तो अभी हमने देखा था बाहा पर्व में शुद्ध जल की होली खेली जाती है। कुटसी असुर का पूजा पर्व है। देखिए कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति के द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति के लिए मनाया जाता है? तो ये पर्व है आपका कौन सा? ये आपका है कुटसी। ये कौन सा पर्व है? ये आपका कुटसी है। आगे देखिए कहा जा रहा है कौन सा पर्व माल पहाड़िया जनजाति के द्वारा फसल की कटाई पर मनाया जाता है? तो ये है आपका कौन सा? गांगी आड़िया। गांगी आड़िया जो है माल पहाड़िया जनजाति के द्वारा फसल की कटाई पर मनाया जाता है। किस पर्व के दौरान देवताओं के नाम पर भैंसा या भेड़ा तथा 5 मुर्गे की बलि दी जाती है? तो ये आपका कौन सा पर्व है? ये आपका है पाटो सरना। कौन सा? पाटो सरना। गांगी आड़िया हमने अभी ऊपर देखा, ठीक है। तो याद रखिएगा किस पर्व के दौरान? तो पाटो सरना पर्व के दौरान देवताओं के नाम पर भैंसा, भेड़ा या 5 मुर्गे की बलि दी जाती है। किस पूजा के अवसर पर सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है तथा उसके गिरने की दिशा के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है? तो ये आपका पाटो सरना ही है। कौन सा? पाटो सरना ही है। पाटो सरना पूजा के अवसर पर सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है तथा उसके गिरने की दिशा के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है। जाड़कोर पूजा किस जाति में प्रचलित है? तो जाड़कोर पूजा खड़िया जनजाति में प्रचलित है। तो हमने झारखंड के प्रमुख पर्व त्योहार को यहां से देख लिया है। अब अगला जो है वो झारखंड के मेले हैं। चलिए देखते हैं झारखंड के प्रमुख मेले। रांची जिले के किस स्थान पर चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को नवमी डोला मेला का आयोजन किया जाता है? देखिए नवमी डोला मेला का आयोजन किया जाता है टाटी सिलवे में। कहां पर? टाटी सिलवे में। देखिए ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जो नवमी डोला मेला है ये कहां पर आयोजित की जाती है? तो रांची में, ठीक है। कब आयोजित करी जाती है? तो कृष्ण पक्ष की चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को, चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को नवमी डोला मेले का आयोजन रांची के टाटी सिलवे में करी जाती है। झारखंड की राजधानी रांची में जगन्नाथपुर नामक स्थान पर प्रसिद्ध रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? तो ये किया जाता है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। देखिए कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है, 2 पक्ष होते हैं किसी भी मंथ के, और 15-15 दिनों का होता है। तो द्वितीया यानी कि शुक्ल पक्ष जैसे ही एंट्री करता है तो उसके दूसरे दिन द्वितीया को आषाढ़ माह के रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। रांची के जगन्नाथपुर में, रांची जिले के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा के उद्देश्य से निर्मित किया जाता रथ यात्रा के उद्देश्य से निर्मित किया गया है। क्या किया गया है भाई? रथ यात्रा के उद्देश्य से निर्मित किया गया है तो मौसी बाड़ी। कौन सा? रांची जिले के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा के उद्देश्य से मौसी बाड़ी को निर्मित किया गया है। रांची जिले के से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर, रांची जिले से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुड़मा नामक स्थान पर प्रसिद्ध मुड़मा मेला का आयोजन किया जाता है। प्रसिद्ध मुड़मा मेला का आयोजन किया जाता है। ये किया जाता है दशहरा के 10 दिन के बाद। दशहरा के 10 दिन के बाद रांची जिले से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर मुड़मा नामक स्थान पर मुड़मा मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये याद रख लीजिएगा, मुड़मा का आयोजन किया रांची से 28 किलोमीटर की दूरी पर मुड़मा नाम के स्थान पर दशहरा के 10 दिन के बाद। रांची के मुड़मा में आयोजित मुड़मा जतरा मेला में खूंटा की पूजा करी जाती है। खूंटा मतलब जिससे गाय वगैरह को बांधा जाता है, तो खूंटा की पूजा करी जाती है और मुर्गे की बलि दी जाती है। याद रखिएगा, मुर्गे की बलि दी जाती है। झारखंड में प्रसिद्ध मंडा मेला के दौरान, झारखंड में जो मंडा मेला है उसके दौरान जो श्रद्धालु होते हैं वो नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं। हमने अभी देखा था मंडा मेला के बारे में, भगवान शिव की सबसे कठोर पूजा है। इसमें जो श्रद्धालु जो व्रती होते हैं वो नंगे पांव अंगार पर चलते हैं और इसे
क्या कहा जाता है, आप लोग फुलकुंदी कहा जाता है, इस प्रथा को फुलकुंदी कहा जाता है। झारखंड के किस जिले में सूर्यकुंड मेले का आयोजन किया जाता है? तो सूर्यकुंड मेले का आयोजन हजारीबाग में करा जाता है। कहां पर? हजारीबाग में सूर्यकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि झारखंड के किस जिले में, झारखंड के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर हथिया पत्थर मेला का आयोजन किया जाता है? हथिया पत्थर मेला का आयोजन बोकारो में किया जाता है। कहां पर? हथिया पत्थर मेला का आयोजन बोकारो में किया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। झारखंड के किस स्थान पर फाल्गुन शिवरात्रि के अवसर पर कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है? तो कुंडा मेला का आयोजन प्रतापपुर चतरा में करा जाता है, प्रतापपुर चतरा में करा जाता है। अच्छा, किस मेला का आयोजन सिमडेगा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक किया जाता है? किस मेला का अवसर, किस मेला का आयोजन सिमडेगा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक किया जाता है? तो ये आपका है राम रेखा धाम मेला, राम रेखा धाम मेला। अच्छा, कौन सा एक झारखंड का, कौन सा एक झारखंड का प्रचलित मेला देवघर में आयोजित किया जाता है? तो देवघर में आयोजित किया जाता है श्रावणी मेला। इसके बारे में कौन नहीं जानता है? बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर श्रावणी मेला, ये तो देवघर में। ठीक है, किस मेले के दौरान झारखंड में शिव मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण किया जाता है? तो ये श्रावणी मेला के अवसर पर झारखंड के देवघर जिले में मनोकामना ज्योतिर्लिंग, ये भी याद रख लीजिएगा कि झारखंड के देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे मनोकामना ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि किस मेला का आयोजन नवान पर्व के रूप में किया जाता है? किस मेला का आयोजन नवान पर्व के रूप में किया जाता है? तो बुढ़ई मेला का आयोजन नवान पर्व के रूप में किया जाता है, बुढ़ई मेला का आयोजन नवान पर्व के रूप में किया जाता है। देखिए हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? तो देखिए हिजला मेला कहां मनाया जाता है भाई? तो हिजला मेला दुमका में मनाया जाता है, हिजला मेला का आयोजन दुमका में किया जाता है। और दुमका में मयूराक्षी नदी है और मयूराक्षी नदी के किनारे ही दुमका है। तो ये सीधी सी बात है कि मयूराक्षी, देखिए दामोदर तो इधर है नहीं, दुमका तरफ तो दामोदर नहीं है, स्वर्णरेखा भी नहीं है, शंख नदी भी नहीं है, तो कौन सी नदी बची? मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी नदी के किनारे हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला का आयोजन किस ऋतु में किया जाता है? तो दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला का आयोजन किया जाता है वसंत ऋतु में। कब? वसंत ऋतु में दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। वसंत ऋतु में प्रसिद्ध दुमका का हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। कहां पर? तो मयूराक्षी नदी के किनारे। कहां पर? मयूराक्षी नदी के किनारे। हिजला शब्द का नामकरण कैसे हुआ है? तो हिजला शब्द का नामकरण हुआ है हिजलोपाइट, याद रखिएगा, हिजलोपाइट खनिज के नाम पर। यह नहीं कि कोई हिजला नदी है, दुमका हिल है, ये सब नहीं। ठीक है, तो हिजलोपाइट खनिज के कारण हिजला में हिजला शब्द का नामकरण हुआ। दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला की शुरुआत 1890 ईस्वी में करी गई थी। बहुत पुराने समय से यह मेला चलती चली आ रही है और हिजलोपाइट खनिज के कारण इसका नाम हिजला पड़ा, हिजला पड़ा। मयूराक्षी नदी के किनारे दुमका में मनाई जाती है। ठीक है, 1890 से ही। अच्छा, किस व्यक्ति के प्रयास से दुमका में हिजला मेला की शुरुआत करी गई थी? किस व्यक्ति के प्रयास से दुमका में हिजला मेला की शुरुआत करी गई थी? तो याद रखिएगा कास्टैयर्स, कास्टैयर्स के प्रयास से दुमका में हिजला मेला की शुरुआत करी गई थी। कास्टैयर्स के प्रयास से दुमका में हिजला मेला की शुरुआत करी गई थी। हिजला मेला का इनमें से किस जनजातीय समाज के लिए ऐतिहासिक महत्व है? तो ये आपका संथाल जनजाति। देखिए संथाल जनजाति के लिए हिजला मेला का जनजातीय ऐतिहासिक महत्व है। देखिए किस मेला का आयोजन झारखंड के साहिबगंज जिले में किया जाता है? तो किस मेला का आयोजन झारखंड के साहिबगंज, तो बिंदु धाम मेला, याद रखिएगा, बिंदु धाम मेला का आयोजन झारखंड के साहिबगंज में किया जाता है। साहिबगंज जिला में अवस्थित, साहिबगंज जिला में अवस्थित बिंदु धाम शक्तिपीठ इनमें से किस देवी देवता का प्राचीनतम शक्तिपीठ है? किस देवी देवता का प्राचीन शक्तिपीठ है? तो ये आपके विंध्यवासिनी माता का, किसका? विंध्यवासिनी मां का प्राचीनतम शक्तिपीठ है। कौन सा? बिंदु धाम, जहां पर मेले का आयोजन साहिबगंज में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए गांधी मेला का आयोजन, गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो गांधी मेले का आयोजन झारखंड के सिमडेगा जिले में किया जाता है। गांधी मेले का आयोजन झारखंड के सिमडेगा जिले में किया जाता है। जतराही मेले का आयोजन झारखंड राज्य के किस जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता है चतरा जिले में। जतराही मेले का आयोजन झारखंड के चतरा जिले में किया जाता है। जतराही, चतरा। झारखंड राज्य में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख मेलों को और उनके आयोजन स्थल को
को सम्मिलित करने के लिए कहा जाता है। देखिए रात रथ यात्रा कहाँ, तो सीधी सी बात है, रथ यात्रा जगन्नाथपुर में, जो कि अभी हमने देखा था, ठीक है, मौसी बाड़ी नामक स्थान में, ठीक है। तो ये सब के बारे में हमने देख ही लिया है, तो इसको देख लेते हैं। रथ यात्रा कहाँ पर है, तो रथ यात्रा जो है आपका वो रांची, ठीक है, रथ यात्रा रांची। हथिया पत्थर मेला अभी हमने देखा था बोकारो, ठीक है, हथिया पत्थर मेला बोकारो, ठीक है, और रथ यात्रा मेला रांची, सूर्यकुंड मेला हजारीबाग और हिजला मेला दुमका। तो इस प्रकार से यहाँ से कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे देख लेते हैं हम लोग अब कौन सा हमें पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड की चित्रकला, झारखंड की चित्रकला तथा शिल्पकला, ठीक है, झारखंड की चित्रकला तथा शिल्पकला, ठीक है। अब देख लेते हैं। देखिए जादो पाटिया का संबंध किससे है, जादो पाटिया का संबंध है चित्रकारी से। किससे, जादो पटिया का संबंध है चित्रकारी से। जादो पटिया चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन झूठा है, जादो पटिया के संबंध में कौन सा कथन झूठा है, तो यहां से देख लेते हैं कि कौन सा कथन यहां पर झूठा है। देखिए जादू पाटिया, इनमें से जादू पाटिया चित्रकला जो है, इसमें कागज या फिर कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर चित्र फलक बनाया जाता है। देखिए क्या होता है इसमें, जिससे चित्रकारी करना होता है, ठीक है, जो ब्रश करते हैं, तो कागज या फिर कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्र फलक बनाया जाता है। यह चित्रकारी संथाल जनजाति में, जादू पाटिया चित्रकारी संथाल जनजाति में अत्यंत प्रचलित है और इन चित्रों की रचना करने वाले व्यक्ति को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है। तो ये सभी सत्य है। आगे देखिए, यह चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है, ये गलत है। जादू पाटिया का संबंध सोहराय पर्व से नहीं जुड़ा हुआ है। जादू पाटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है, जादू पाटिया चित्रकारी का संबंध मुख्य रूप से दुमका जिले से संबंधित है। जादू पाटिया चित्रकारी का संबंध मुख्य रूप से दुमका जिले से संबंधित है, दुमका जिले से संबंधित है। जादू पाटिया चित्रकारी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो जादू पाटिया की चित्रकारी के बारे में देखिए, इस चित्रकला में मुख्य रूप से लाल, पीला, हरा, काला, भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है और इस चित्रकला में बाघ देवता व जीवन के बाद के दृश्यों वर्णन मुख्य रूप से इसमें किया जाता है। बाघ देवता तथा जीवन के बाद के दृश्यों का वर्णन इसमें मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है, इसमें, ठीक है। अब देखिए सोहराय चित्रकला, सोहराय चित्रकला अब कौन सा है भाई, इसके बारे में बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर सोहराय चित्रकला में क्या है, यह चित्रकला जो सोहराय चित्रकला सोहराय नामक पर्व से जुड़ा है। अभी हमने देखा था कि जादू पाटिया चित्रकला का संबंध सोहराय से है, उसे हमने गलत किया, तो सोहराय चित्रकला से संबंधित है आपका सोहराय पर्व, उससे जुड़ा हुआ है। इस चित्रकला में सोहराय चित्रकला में कला के देवता, सोहराय चित्रकला में जो कला के देवता है, कला के जो देवता है प्रजापिता का चित्रण किया जाता है। इस चित्रकला में दो प्रमुख शैलियां मंजू सोहराय तथा कुर्मी सोहराय आता है। इस चित्रकला की दो प्रमुख शैलियां हैं, मंजू सोहराय तथा कुर्मी सोहराय, ठीक है, याद रहेगा, मंजू सोहराय तथा कुर्मी सोहराय। सोहराय चित्रकला का संबंध आपके सोहराय पर्व से है, ठीक है, सोहराय चित्रकला का। और देखिए सोहराय चित्रकारी की शुरुआत कब होती है, तो सोहराय चित्रकारी की शुरुआत वर्षा ऋतु के बाद होती है। सोहराय चित्रकारी की शुरुआत वर्षा ऋतु के बाद होती है। सोहराय चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है, तो सोहराय चित्रकारी जो है वो हजारीबाग में प्रचलित है। जादू पटिया आपका दुमका जिले में प्रचलित थी, ठीक है। देखिए झारखंड की इन चित्रकारियों के बारे में विचार करने के लिए कहा जा रहा है, चलिए देखते हैं। झारखंड की सोहराय चित्रकारी और कोहबर चित्रकारी, इन दोनों को जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से इसे दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड की सोहराय चित्रकारी तथा कोहबर चित्रकारी को जीआई टैग मिला है, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 तथा 2। देखिए कहा जा रहा है झारखंड के राज्य की प्रसिद्ध सोहराय तथा कोहबर चित्रकारी को किस वर्ष भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है, तो ये किया गया था आपके 2020 में। कब, सोहराय चित्रकारी तथा कोहबर चित्रकारी को। कोहबर चित्रकारी के संबंध में, कोहबर चित्रकारी देखिए शादी ब्याह में जो कोहबरा लगाया जाता है, तो ये है। देखिए कहा जा रहा है कोहबर चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि झूठा है, तो देखिए कोहबर चित्रकारी के बारे में देख लेते हैं हम लोग कि इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला के द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है। देखिए कोहबर चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला के द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है। इसमें विभिन्न
ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल शेप के आकार, फूल पत्ती तथा नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है। और यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। जो कोहबर चित्रकारी है वो मुख्य रूप से बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। इसमें कुछ ज्योमेट्रिकल शेप, ज्यामितीय आकार के फूल पत्ती, नर नारी इत्यादि का चित्रण किया जाता है। तो ये सब है, ठीक है। आगे देख लीजिए, कोहबर का अर्थ क्या होता है? कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। क्या? कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि झारखंड में प्रचलित गंजू चित्रकला, झारखंड में प्रचलित गंजू चित्रकला में इनमें से किसका चित्रण किया जाता है? तो गंजू चित्रकला में आपका पशु तथा वनस्पति का, एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह का इसमें चित्रण किया जाता है गंजू चित्रकला में। गंजू चित्रकला में कौन सा कथन सत्य है? गंजू चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ कला के माध्यम से संकटग्रस्त, ठीक है। तो देखिए, इस जो गंजू चित्रकला है, इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। तो ये सही है गंजू चित्रकला के बारे में। इस चित्रकला में झारखंड की कला एवं संस्कृति को प्रमुखता दी जाती है, गंजू चित्रकला में नहीं। इस चित्रकला को जीआई टैग मिला है? बिल्कुल नहीं। कोहबर तथा सोहराई चित्रकारी को ही जीआई टैग मिला है, 2020 में मिला है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो, ठीक है, लेकिन ये गंजू चित्रकला को नहीं मिला है ये, ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है झारखंड की प्रसिद्ध पैतकर चित्रकारी संबंधित है, प्रसिद्ध है किस क्षेत्र में? तो झारखंड की जो पैतकर चित्रकारी है वो सिंहभूम क्षेत्र में प्रचलित है। झारखंड की जो पैतकर चित्रकारी है वो आपके सिंहभूम क्षेत्र में प्रचलित है। झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैतकर चित्रकारी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पैतकर चित्रकारी के बारे में कौन सा कथन सत्य है भाई? तो पैतकर चित्रकारी के बारे में देखिए, यह चित्रकारी सिंहभूम क्षेत्र में के आमादुबी गांव में विशेष रूप से प्रचलित है। जो पैतकर चित्रकारी है ना, वो झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र के आमादुबी गांव में विशेष रूप से प्रचलित है। इस चित्रकारी का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। पैतकर चित्रकारी सिंहभूम क्षेत्र में प्रचलित है और कहां पर? आमादुबी गांव में। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन मिलता है, किस चित्रकारी का? तो पैतकर चित्रकारी का। और इस चित्रकारी के माध्यम से जनजातियों के रीति रिवाज तथा जीवन के बाद की घटनाओं का वर्णन इस चित्रकारी के माध्यम से किया जाता है, पैतकर चित्रकारी के माध्यम से। इनमें से किस चित्रकारी को झारखंड में स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पैतकर चित्रकारी को। पैतकर चित्रकारी को झारखंड में स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है। किस जनजाति के द्वारा पैतकर चित्रकारी की शुरुआत करी गई थी? तो याद रखिएगा, पैतकर चित्रकारी की शुरुआत करी गई थी सबर जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? सबर जनजाति के द्वारा पैतकर चित्रकारी की शुरुआत करी गई थी। किस चित्रकारी को आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पैतकर चित्रकारी को ही, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। इस चित्रकारी को झारखंड के आदिवासियों की सबसे मतलब प्राचीनतम चित्रकारी भी कहा जाता है, ठीक है, प्राचीनतम चित्रकारी भी। अच्छा, आगे देख लेते हैं, राणा, तेली व प्रजापति चित्रकला। राणा चित्रकला, प्रजापति चित्रकला तथा राणा चित्रकला, प्रजापति चित्रकला तथा आपका कौन सा प्रजापति तेली चित्रकला, ठीक है। तो ये सब चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहां देखिए कौन सा कथन सत्य है। इस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। जो ये आपका बात हुआ अभी, राणा चित्रकला, तेली चित्रकला, प्रजापति चित्रकला, इस चित्रकला में धातुओं के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला में पशुपति को पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवता के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है, पेड़ पौधों के देवता के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कोहबर चित्रकला तथा सोहराय चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कोहबर चित्रकला तथा सोहराय चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहां से हम लोग देखते हैं एक एक करके। कोहबर चित्रकला में सीकी देवी का चित्रण किया जाता है। कोहबर चित्रकला में सीकी देवी का एक मिनट, थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है, चलिए। कोहबर चित्रकला में सीकी देवी का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराय चित्रकला में पशुपति का चित्रण किया जाता है। आगे देखिए, यहाँ कहा, जो हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है, कि कोहबर चित्रकला में सीकी देवी तथा का चित्रण किया जाता है तथा आपका सोहराय चित्रकला में पशुपति का चित्रण किया जाता है, ठीक है। झारखंड में प्रचलित डोकरा कला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में प्रचलित डोकरा कला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, इस कला में मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है।
एक मिनट। डोकरा कला के बारे में देखिए, इस कला में मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है और इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं झारखंड की प्रसिद्ध शिल्प कला डोकरा कला में डोकरा कला को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके घड़वा कला के नाम से। ठीक है, घड़वा कला के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देख लेते हैं कौन सा अब है हमारा झारखंड की भाषाएं। झारखंड की भाषाएं तो एक एक करके देखते हैं। इनमें से किस जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ रोड़ भी कहते हैं? इनमें से किस जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ रोड़ भी कहते हैं? तो संथाल जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ रोड़ भी कहते हैं। ठीक है, होड़ रोड़ भी कहते हैं। आगे देखिए, होड़ रोड़ का शाब्दिक अर्थ होता है होड़ लोगों की बोली। होड़ रोड़ का शाब्दिक अर्थ होता है होड़ लोगों की बोली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की किस भाषा को शामिल किया गया है? तो झारखंड की 8वीं अनुसूची में आपका संथाली भाषा को शामिल किया गया है। संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 92वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में झारखंड की संथाली भाषा को शामिल किया गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 92वां संविधान संशोधन 2092 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। संथाली भाषा की लिपि है आपका, संथाली भाषा की लिपि है ओल चिकी। ठीक है, संथाली भाषा की लिपि है ओल चिकी। ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ओल चिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया था। यह हम लोगों ने जनजाति वाला चैप्टर में भी देखा था। ओल चिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ठीक है, याद रहेगा, ओल चिकी लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ठीक है, और इसे संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा झारखंड की संथाली भाषा को किसमें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किस वर्ष ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया था? तो ये किया गया था आपके 1941 में। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा वर्ष 1941 में ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया था। किस व्यक्ति को संथाली साहित्य का भारतेंदु भी कहा जाता है? किस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, संथाली साहित्य का भारतेंदु भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके संथाली साहित्य का भारतेंदु आपके डोमन साहू समीर को कहा जाता है। डोमन साहू समीर को, किसे? डोमन साहू समीर को कहा जाता है। देखिए, संथाली भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? संथाली भाषा का संबंध आपके ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है। ठीक है, संथाली भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक से है। कौन सी भाषा मुंडा जनजाति की भाषा है? तो कौन सी जनजाति मुंडा जनजाति की भाषा है? तो आपकी मुंडारी भाषा मुंडा जनजाति की भाषा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं मुंडारी भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं। मुंडारी भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं? तो 4 रूप पाए जाते हैं। मुंडारी भाषा के 4 रूप पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। मुंडारी भाषा के 4 रूप पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि मुंडारी भाषा के जो 4 रूप है वो आपका हसद मुंडारी है, तमड़िया मुंडारी, केर मुंडारी और नगूरी मुंडारी। तो ये चारों मुंडारी भाषा के 4 रूप है। ठीक है, याद रखिएगा, हसद मुंडारी, तमड़िया मुंडारी, केर मुंडारी तथा नगूरी मुंडारी। ठीक है, कहा जा रहा है मुंडारी भाषा के इन प्रकारों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? ठीक, अब यहां पर है हसद मुंडारी। ठीक है, हसद मुंडारी तो खूंटी तथा मरहू क्षेत्र में हसद मुंडारी प्रचलित है। मुंडारी भाषा के प्रकार हैं हसद मुंडारी, तमाड़िया मुंडारी, केर मुंडारी। ठीक है, तो ये सब प्रकार है। तो तमाड़िया मुंडारी तमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है, केर मुंडारी रांची क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, और आपका नगूरी मुंडारी नागपुरी के साथ मिश्रित है। ठीक है, नगूरी मुंडारी जो है वो नागपुरी भाषा के साथ मिश्रित है। तो ये सब याद रख लीजिएगा। हसद मुंडारी आपका खूंटी तथा मरहू क्षेत्र में प्रचलित है, तमाड़िया मुंडारी तमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है, केर मुंडारी रांची क्षेत्र में प्रचलित है और नगूरी मुंडारी आपका नगूरी मुंडारी में आपका नागपुरी का भी झलक मिलता है। खड़िया भाषा का संबंध किस भाषा समूह से है? तो खड़िया भाषा का संबंध जो है यह आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक से ही है। खड़िया भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक से है। कौन सी भाषा उरांव जनजाति में प्रचलित है? तो उरांव जनजाति में प्रचलित है कुड़ुक भाषा। देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है जनजाति वाला वीडियो में। ठीक है, जनजाति वाला वीडियो में इसके बारे में बात किया हुआ है। तो भाषा को हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, और आप लोग पीछे भी देखिएगा, इसका पीडीएफ ग्रुप पर दे दिया जाता है, तो वहां से देख लीजिएगा। तो ये पूरा आप एक बार देख लीजिएगा अपने से, इसमें कोई भी हम लोग पीछे कर चुके हैं जनजाति वाला।
हम लोग झारखंड की साहित्य को देख लेते हैं, जो कि हमारा झारखंड की कला एवं संस्कृति का लास्ट पार्ट है। ठीक है, झारखंड का साहित्य देख लेते हैं। देखिए, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस साल किया गया था? 1852 में। संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन 1852 में किया गया था। कौन एक संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है? तो संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। कौन एक संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है? संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। 1899 ईस्वी में संथाली भाषा में प्रकाशित संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपके कैंपबेल के द्वारा। कैंपबेल के द्वारा 1899 में संथाली भाषा में प्रकाशित संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किया गया था। एक संथाली भाषा का पहला उपन्यास है। तो संथाली भाषा का पहला उपन्यास है होड़म वाक आतु। होड़म वाक आतु संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़म वाक आतु का प्रकाशन किस लिपि में किया गया था? तो ये आपका किस लिपि में किया गया है भाई? तो ये किया गया आपका रोमन लिपि में। जो संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास है हाड़म वाकु आतु का प्रकाशन रोमन लिपि में किया गया था। संथाली भाषा के प्रथम उपन्यास हाड़म वाक आतु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है हाड़मा का गांव। क्या इसका शाब्दिक अर्थ है? हाड़मा का गांव। आगे देख लेते हैं कि जो हाड़म वाकु आतु था, तो इसके बारे में हम लोग देख लिया। हाड़मा का गांव उसका शाब्दिक अर्थ है। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़म वाक आतु के उपन्यासकार कौन थे? तो इसके उपन्यासकार थे आर कारटेरियस। ठीक है, याद रखिएगा। संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन है? तो संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास है आपका मुहिला चेचेत दाई। पहला उपन्यास हाड़म वाक आतु और दूसरा मुहिला चेचेत दाई। देखिए, संथाली भाषा का उपन्यास मुहिला चेचेत दाई, जो कि संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास है, इसका अर्थ क्या होता है? मुहिला चेचेत दाई का अर्थ क्या होता है भाई? तो ये आपका है अध्यापिका, महिला अध्यापिका। ठीक है, मुहिला चेचेत दाई। देखिए, कहा जा रहा है कि संथाली भाषा का द्वितीय उपन्यास मुहिला चेचेत दाई किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपके किसके द्वारा? ननकू सोरेन के द्वारा। ननकू सोरेन के द्वारा लिखा गया था। संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकमू, ठीक है, कुकमू किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? कुकमू को किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? तो यह किया गया था देवनागरी लिपि में। ठीक है, संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह को देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया गया था। संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू को किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था आपके बाल किशोर साहू के द्वारा। ये बाल किशोर साहू के द्वारा लिखा गया था। संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकमू का शाब्दिक अर्थ क्या है? संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकमू का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कुकमू का शाब्दिक अर्थ जो है ये आपका क्या है? स्वप्न है। कुकमू का शाब्दिक अर्थ है स्वप्न। कुकमू का शाब्दिक अर्थ है स्वप्न। संथाली भाषा की लिपि क्या है भाई? संथाली भाषा की लिपि क्या है? तो संथाली भाषा की लिपि अभी हमने देखा ओल्चिकी। ठीक है, संथाली भाषा की लिपि ओल्चिकी की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? ये भी अभी हमने देखा है। ये थे आपके रघुनाथ मुर्मू जी। और पंडित रघुनाथ मुर्मू किस वर्ष संथाली भाषा की ओल्चिकी लिपि की इन्होंने खोज करी थी? तो ये भी हमने देखा हुआ था 1941 में। संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक का नाम क्या है? संथाली भाषा की प्रथम साहित्यिक नाटक का नाम आपका क्या है? तो विदु चांदन। ये देखिए, कुकमू क्या है? तो जिसका शाब्दिक अर्थ स्वप्न होता है, ये पहला काव्य संग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा। और विदु चांदन जो है साहित्यिक नाटक है संथाली भाषा का प्रथम। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन का नाटककार कौन था? तो विदु चांदन का नाटककार जो थे, तो यहां पर जो ये विदु चांदन का नाटककार रघुनाथ मुर्मू ही था, जो कि ओल्चिकी लिपि का ये आविष्कारक भी है। रघुनाथ मुर्मू जिन्होंने 1941 में संथाल भाषा का ओल्चिकी लिपि का आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? तो कौन सी लिपि में इसे प्रकाशित किया गया था? तो यह किया गया था उड़िया भाषा की लिपि में। ठीक है, कौन सी? उड़िया लिपि में। देखिए, ओल्चिकी में नहीं। कहा जा रहा है कौन एक संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र है? तो संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र है होड़ संवाद। संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र है होड़ संवाद। ठीक है, संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र। संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद का संपादन किसके द्वारा किया गया था? होड़ संवाद का संपादन डोमन साहू समीर के द्वारा किया गया था। होड़ संवाद का संपादन
डोमन साहू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डोमन साहू के द्वारा किया गया था। आगे देख लीजिए, कहा जा रहा है संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष किया गया था? संथाली भाषा का समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष किया गया था? तो 1947 में किया गया था। संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र हुड़ संवाद का संपादन 1947 में किया गया था। किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से भी जाना जाता है? तो संथाली साहित्य के भारतेंदु डोमन साहू समीर को कहा जाता है। संथाली साहित्य का क्या बोलते हैं, भारतेंदु किसे कहा जाता है? तो डोमन साहू समीर को कहा जाता है। डोमन साहू समीर। देखिए, कहा जा रहा है वर्ष 1951 में प्रकाशित संथाली प्रवेशिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डोमन साहू समीर। कौन थे? डोमन साहू समीर संथाली प्रवेशिका नामक पुस्तक के लेखक। ठीक है, 1951 में डोमन साहू समीर के द्वारा लिखित संथाली प्रवेशिका इनमें से किस लिपि में प्रकाशित की गई थी? किस लिपि में प्रकाशित करी गई थी? तो ये कराया गया था देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। संथाली हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंदी संथाली कोश नामक लेखक के पुस्तक थे केवल सोरेन। कौन? केवल सोरेन। याद रखिएगा, हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक केवल सोरेन थे। कौन थे? केवल सोरेन। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि ये जो आपका केवल सोरेन के द्वारा लिखित हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन किस लिपि में किया गया था? तो देवनागरी लिपि में किया गया था। केवल सोरेन के द्वारा लिखित हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन देवनागरी लिपि में किया गया था। सन 1953 ईस्वी में शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा, सन 1953 ईस्वी में शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा 41 संथाली कविताओं का संग्रह भर का इम्पिल प्रकाशित किया गया। यह किस लिपि में था? देखिए, एक एक बात को आपको याद रखना है, क्योंकि एक एक बात से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, देखिए, सन 1953 में शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा 41 कविताओं का संग्रह भर का इम्पिल। तो यहां से क्या हो जाएगा? भर का इम्पिल किस भाषा की कविताओं का संग्रह था? संथाली कविताओं का। किसके द्वारा लिखा गया था? शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा। भर का इम्पिल में कितनी कविताओं का संग्रह है? 41 कविताओं का। कब छपा था? 1953 में। प्रकाशित कब हुआ था? 1953 में। किस लिपि में? यह भी आपको याद रख लेना। मतलब एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे सवाल निकल करके आ जाएंगे। तो देवनागरी लिपि से। तो 1953 में शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा 41 कविताओं का संग्रह भर का इम्पिल देवनागरी लिपि में ही प्रकाशित करी गई थी। ठीक है, आगे देखिए, संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक दिसोम बाबा के लेखक कौन थे? डोमन साहू समीर। संथाली क्या बोलते हैं, जनजातीय साहित्य का भारतेंदु जिसे कहा जाता है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि जो इनमें से किस संथाली नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस संथाली साहित्य के लिए? तो ये देखिए, राही रावण काना। क्या? राही रावण काना संथाली नाटक था, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, किस व्यक्ति को उनके नाटक राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? ठीक है, ये किस व्यक्ति को? तो मोगला सोरेन को। मोगला सोरेन का ही नाटक है राही रावण काना, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। मोगला सोरेन की नाटक को, मोगला सोरेन का नाटक। संथाली भाषा की रचना तथा उसके रचनाकार के संबंध में कौन सा मिलान सही है? कुछ रचना है और उसके रचनाकार है, तो उसको देख लीजिए कौन कौन से मिलान सही है। मानवी, कौन सा? मानवी जो है, मानवी बादल हेम्ब्रम ने लिखा था। मानवी जो रचना है, ये किसकी रचना है? बादल हेम्ब्रम की। किसकी? बादल हेम्ब्रम की। चंदा बोंगा, ये अर्जुन चरण हेम्ब्रम की रचना है। शिशिर जाली काली चरण हेम्ब्रम की रचना है। चित्रे चिकायेना, ये आपका बसंत दमयंती बेसरा का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मानवी बादल हेम्ब्रम का है, चंदा बोंगा अर्जुन चरण हेम्ब्रम का, तथा शिशिर जाली काली चरण हेम्ब्रम का। मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक था मुंडारी प्राइमर। कौन सा? मुंडारी प्राइमर। मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किस वर्ष लिखी गई थी? तो मुंडारी प्राइमर जो लिखी गई थी वो आपके 1873 में लिखी गई थी। कब? 1873 में। आगे देखिए, मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किसके द्वारा लिखी गई थी? मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था जे.सी. विटली के द्वारा। किसके द्वारा? जे.सी. विटली के द्वारा। मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का नाम क्या है? तो ये क्या नाम है इसका? तो ये है आपका मुंडारी ग्रामर। मुंडारी भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक मुंडारी ग्रामर। ठीक है, मुंडारी भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक मुंडारी ग्रामर किसके द्वारा रचित है? तो ये लिखा गया था किसके द्वारा? नोटरेट के द्वारा। किसके द्वारा? नोटरेट के द्वारा। याद रखिएगा,
मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडा एंड देयर कंट्रीज। देखिए मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडा एंड देयर कंट्रीज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन? तो भाई इसके लेखक है एस.सी. रॉय। याद रखिएगा एस.सी. रॉय। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया के लेखक कौन है? मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया के लेखक हॉफमैन थे। कौन थे? हॉफमैन। आगे देखिए, किस पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? किस पुस्तक को? तो इसे विश्वकोश माना जाता है। किस पुस्तक को? तो याद रखिएगा आपका इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का। अब आगे देखते हैं, मुंडारी फॉकटेल। मुंडारी फॉकटेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुंडारी फॉकटेल पुस्तक के लेखक है आपके पीके मित्रा। पीके मित्रा, पीके मित्रा। मुंडा दुरह। मुंडा दुरह मुंडारी भाषा के लोकगीतों का संकलन है। इसकी रचना किसने करी थी? तो याद रखिएगा इसकी रचना करी थी आपके डब्ल्यू जी आर्चर ने। मुंडा दुरह मुंडारी भाषा के लोकगीतों का संकलन है। इसकी रचना डब्ल्यू जी आर्चर ने करी थी। किसने? डब्ल्यू जी आर्चर ने करी थी। अच्छा, किस पुस्तक के लिए रामदयाल मुंडा को वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया था? तो मुंडारी टूड कोठारी, मुंडारी टूड कोठारी पुस्तक के लिए रामदयाल मुंडा को वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था। देखिए कहा जा रहा है कौन एक मुंडारी भाषा की प्रमुख कथा है जिसे धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है? कौन सी है भाई मुंडारी भाषा की प्रमुख कथा? ये कौन सी है? तो याद रखिएगा ये आपका है सोंगा बोंगा। कौन? सोंगा बोंगा। मुंडारी भाषा की एक प्रमुख कथा है सोंगा बोंगा, जिसे धार्मिक रीति रिवाज के साथ कहा जाता है। ठीक है, मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा है सोसो बोंगा। किसके द्वारा लिखी गई है? तो सोसो बोंगा जो है ये लिखी गई किसके द्वारा? ये लिखा गया जगदीश त्रिगुनायत के द्वारा, जगदीश त्रिगुनायत के द्वारा, जगदीश त्रिगुनायत के द्वारा। मुंडारी भाषा की निम्न में से कौन सी पुस्तक, ठीक है, ये जो मुंडारी भाषा की कौन सी पुस्तक जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा लिखी गई है? तो ये आदिवासी सकम है। कौन सी? आदिवासी सकम। याद रखिएगा। आगे देखिए हम लोग चलते हैं। आदिवासी सकम तो आपने देख लिया। मुंडारी लोक कथाएं, मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुंडारी लोक कथाएं नामक पुस्तक के लेखक हैं जगदीश त्रिगुनायत। जगदीश त्रिगुनायत। देखिए हो भाषा की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो हो भाषा की प्रथम पुस्तक का नाम है आपका द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज। याद रखिएगा हो भाषा की प्रथम पुस्तक, हो भाषा की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज। अच्छा, हो जनजातियों के लोकगीत पर, हो जनजातियों के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो फोकलोर ऑफ द कोल्हान। हो जनजातियों की लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? फोकलोर ऑफ द कोल्हान। ठीक है, फोकलोर ऑफ द कोल्हान। किसी हो व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो किसी हो व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम है रूमुल। याद रखिएगा रूमुल। किसी हो व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम है रूमुल। किसी हो द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक रूमुल के लेखक कौन है? तो रूमुल के लेखक हैं आपके सतीश कोड़ा सेंगल। सतीश कोड़ा सेंगल। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है? हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है किस पुस्तक को? हो दुरंग को। ठीक है, याद रखिएगा हो दुरंग को हो का महासाहित्य कहा जाता है। ठीक है, महासाहित्य। अब देखिए कहा जा रहा है हो दुरंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हो दुरंग पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक आपका WCG आर्चर। हो दुरंग पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? WG आर्चर। WG आर्चर। ठीक है, याद रखिएगा WG आर्चर। अब देख लेते हैं आगे। इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक हैं GC बैनर्जी। इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज पुस्तक के नामक पुस्तक के लेखक हैं GC बैनर्जी। खड़िया शब्दकोश के लेखक कौन है? तो खड़िया शब्दकोश के लेखक है फ्लोर चेसन्स। खड़िया शब्दकोश के लेखक है फ्लोर चेसन्स। खड़िया लोकगीतों, लोक कथाओं व मंत्रों आदि से संबंधित पुस्तक द खड़ियाज के लेखक कौन है?
ठीक है। तो द खड़ियाज के लेखक हैं आपके एस.सी. रॉय, ठीक है, एस.सी. रॉय, याद रखिएगा। द खड़ियाज पुस्तक जो है वो खड़िया लोकगीत, लोक कथा, मंत्र इत्यादि से संबंधित पुस्तक है और इसके लेखक हैं आपके एस.सी. रॉय। खड़िया लोकगीतों का संग्रह खड़िया ओलोंग, खड़िया लोकगीतों का संग्रह खड़िया ओलोंग के लेखक कौन है? तो खड़िया ओलोंग के लेखक हैं W.G. आर्चर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। खड़िया लोकगीतों का संग्रह खड़िया ओलोंग के लेखक W.G. आर्चर है। एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक हैं फ्लैक्स। एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके फ्लैक्स। 2005 में कवि बिहारी लकड़ा को 2005 में कवि बिहारी लकड़ा को, याद रखिएगा, कवि बिहारी लकड़ा को कुड़ुख भाषा की किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस पुस्तक के लिए? तो कुड़ुख दांडी के लिए, कुड़ुख दांडी के लिए। देखिए 2005 में कवि बिहारी लकड़ा को कुड़ुख भाषा की एक पुस्तक थी कुड़ुख दांडी, कौन सी? कुड़ुख दांडी, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। कुड़ुख दांडी किसने लिखा? बिहारी लकड़ा ने लिखा। कब लिखा? किसने लिखा? बिहारी लकड़ा ने लिखा। अच्छा, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे कब मिला? 2005 में। तो यहां से इस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुड़ुख दांडी का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष इसका प्रकाशन किया गया था? तो 1950 में, 1950 में, ठीक है। 1950 में कुड़ुख दांडी का प्रकाशन किया गया था। इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा कुड़ुख दांडी नामक पुस्तक की रचना की गई थी? किस व्यक्ति के द्वारा? देखिए फिर से आ गया वही क्वेश्चन, अभी हमने देखा ऊपर में, बिहारी लकड़ा। कुड़ुख भाषा की कविता संग्रह मूता पुंप झुम्पा, कुड़ुख भाषा की कविता संग्रह मूता पुंप झुम्पा, मूता पुंप झुम्पा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके देवले कुजूर। कौन? देवले कुजूर। नीचे दिया गया कौन एक खोरठा भाषा के प्रसिद्ध लेखक श्रीनिवास पुरी के पुस्तक नहीं है? खोरठा भाषा के प्रसिद्ध लेखक श्रीनिवास पानुरी की पुस्तक नहीं है। तो श्रीनिवास पानुरी जी जो है वो खोरठा भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं, ठीक है, प्रसिद्ध लेखक है श्रीनिवास पानुरी। और इनकी पुस्तक है मेघदूत, तितकी, दिव्य ज्योति, ये सब इनकी पुस्तक है। लुआठी इनकी पुस्तक नहीं है, ठीक है, लुआठी इनकी पुस्तक नहीं है। आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है? खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा। खोरठा भाषा का प्रसिद्ध नाटक डाह, तो डाह के लेखक कौन है? तो डाह के लेखक थे सुकुमार, ठीक है। जिन्होंने भी जेएसएससी सीजीएल में खोरठा लिया है उन्होंने डाह नाटक को अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। और डाह नाटक में क्या है, थोड़ा अच्छा इसमें संदेश क्या है, इसके बारे में हमने बताया हुआ है। तो सुकुमार जी। खोरठा भाषा का प्रमुख कहानी संग्रह पुटूस फूल के लेखक कौन है? तो खोरठा भाषा का प्रमुख कहानी संग्रह पुटूस फूल के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसके लेखक है गजाधर महतो। कौन? गजाधर महतो। देखिए नागपुरी, नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, छोटा नागपुरी की रचना किसने करी थी? तो छोटा नागपुरी की रचना किसने करी थी? तो ये किया था E.H. विटली ने। किसने करा था? E.H. विटली ने। फिर से एक बार सुनिएगा, नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, छोटा नागपुरी की रचना जो है वो किसने करी? E.H. विटली ने। नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशावली की रचना किसने करी है? तो इसकी रचना करी है बेनीराम महता ने। याद रखिएगा, नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशावली की रचना बेनीराम महता ने करी है। अच्छा, किसे पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है? पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता विनोद कवि को माना जाता है। पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता, पंच परगनिया के किस कवि ने पंच परगनिया के किस कवि ने पंच परगनिया के कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया? तो ये किस कवि ने किया है भैया साहब? तो कवि सोबरन ने। किसने? कवि सोबरन ने। किसने कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध किया? कुरमाली भाषा पर सर्वप्रथम शोध करने वाले थे नंद किशोर सिंह। कौन? नंद किशोर सिंह। झारखंड में हिंदी का प्रमुख नाटक ग्रह का फेर के नाटककार कौन है? तो ग्रह का फेर के नाटककार थे अनंत सहाय अखौरी। अनंत सहाय अखौरी झारखंड में हिंदी का प्रमुख नाटक ग्रह के फेर का नाटककार अनंत सहाय अखौरी थे। कौन? अनंत सहाय अखौरी। चलिए अब देख लेते हैं आगे। अब देखिए
यहाँ एक कहानी है, एक कहानी का है चेहरे के नीचे चेहरा। कौन सा? चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना किसने करी थी? तो चेहरे के नीचे चेहरा का कहानी का रचना विद्याभूषण के द्वारा करी गई थी, विद्याभूषण जी के द्वारा। किस कहानीकार के द्वारा चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना की गई है? तो विद्याभूषण जी के द्वारा। किसके द्वारा? विद्याभूषण जी के द्वारा। देखिए, कंगाल की बेटी एक प्रसिद्ध उपन्यास है, इसकी रचना झारखंड के किस उपन्यासकार के द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा, कंगाल की बेटी हवलदारी रामगुप्त हल्दर के द्वारा। देखिए, कंगाल की बेटी एक उपन्यास है जो कि झारखंड की प्रमुख उपन्यास मतलब प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसे किस उपन्यासकार के द्वारा इसकी रचना करी गई? तो ये हवलदारी रामगुप्त हल्दर के द्वारा। प्रसिद्ध उपन्यास समरशेष है, समरशेष है, एक उपन्यास है समरशेष है। इसकी रचना झारखंड के किस उपन्यासकार के द्वारा की गई है? तो याद रख लीजिएगा, इसकी रचना विनोद कुमार के द्वारा करी गई है। किसके किसके द्वारा? विनोद कुमार के द्वारा। अभी हमने देखा एक उपन्यास है कंगाल की बेटी, इसकी रचना किसने करी? तो इसकी रचना करी हवलदार रामगुप्त हल्दर ने। समरशेष है, इसकी रचना करी आपका विनोद कुमार ने। किसने की है? विनोद कुमार ने। याद रखिएगा एक एक बात को। अब आइए देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास है घेरे के बाहर, एक उपन्यास है घेरे के बाहर। घेरे के बाहर, इसकी रचना किसने करी है? तो घेरे के बाहर की रचना द्वारिका प्रसाद ने करी है। किसने? घेरे की रचना जो है इसकी रचना द्वारिका प्रसाद ने करी है। गायब होता हुआ देश, गायब होता हुआ देश, इसकी रचना रणेंद्र के द्वारा करी गई है। किसके द्वारा? रणेंद्र जी के द्वारा इसकी रचना करी गई है इस उपन्यास की, गायब होता हुआ देश, गायब होता हुआ देश। लेमन चूस नामक कविता, लेमन चूस, याद रखिएगा, लेमन चूस नामक कविता की रचना झारखंड के कृष्ण राजगुप्त ने करी है। लेमन चूस नाम का एक कविता है, देखिए ये याद रख लीजिएगा। अब ऐसे पूछ लीजिएगा, बताइए लेमन चूस क्या है? एक कविता संग्रह है, नाट्य संग्रह है। तो याद रखिएगा, ये कविता है लेमन चूस, और इसकी रचना कृष्ण राजगुप्त के द्वारा करी गई। अच्छा, किस उपन्यास को झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है राजपुतानी शान को। हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है राजपुतानी शान को। अब राजपुतानी शान नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? तो राजपुतानी शान नाम की रचना रामची सिंह बल्लभ ने करी थी। अच्छा, हिंदी का प्रथम उपन्यास भी इसे कहा जाता है। अच्छा, किसे झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है? झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है किसे? ग्रह का फेर को। किसे? ग्रह का फेर को। और इस नाटक के रचनाकार कौन है? ग्रह का फेर के रचनाकार कौन है? हमने अभी देखा था अनंत सहाय अखौरी। क्या? अनंत सहाय अखौरी, ठीक है, याद रहेगा। अनंत सहाय अखौरी ग्रह का फेर नाटक के रचनाकार है, ठीक है, नाटक के रचनाकार है, ठीक है, ग्रह का फेर। और झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक भी इसे माना जाता है। ग्रह का फेर नामक के रचनाकार कौन है? तो अनंत सहाय अखौरी, ठीक है, हमने अभी देखा हुआ है। और आगे देखिए, इनमें से किससे झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? तो ये आपके हैं वैद्यनाथ पोद्दार। वैद्यनाथ पोद्दार झारखंड की प्रथम पीढ़ी का कहानीकार इन्हें माना जाता है। अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयार होना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा है, इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर 8409054158 पर मैसेज करना है। यहाँ से आपको सारा टेस्ट कब हो रहा है, टेस्ट का शेड्यूल आपको मिल जाएगा कि किस किस डेट पर टेस्ट होने वाला है, टेस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा। और इसमें 10 लाइव फुल लेंथ टेस्ट होंगे पेपर 3 में, और पेपर 1 का जो फुल लेंथ टेस्ट होगा ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। और क्या क्या इसमें मिलने वाला है सब कुछ आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए, अगर इस टेस्ट की गुरु दक्षिणा के बारे में बात करें तो 199 है, ठीक है, और इस पेपर 1 का भी गुरु दक्षिणा 199। लेकिन अगर आप अभी इस टेस्ट सीरीज से आज़ादी के अमृत महोत्सव ऑफर के तहत अगर आप इसमें 5 से 15 अगस्त तक, जो कि मैंने आपको कहा हुआ है, तो 15 अगस्त तक आप इसमें अगर एनरोल होते हैं तो मात्र आपको 199 में इतना कुछ सब कुछ, इसके 10 फुल लेंथ टेस्ट पेपर 3 के, और पेपर 1 के 10 फुल लेंथ टेस्ट, और साथ ही साथ आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा, और कंप्यूटर का कंप्लीट मटेरियल जो कि आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। झारखंड जीके जो भी अभी चल रहा है इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर पेपर 1 से जुड़ते हैं तो आप क्वालिफाई इसमें गारंटीड हो जाएंगे। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं और खुद से भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके 8409054158 पर मैसेज करके इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, अब तो हम लोगों ने पूरा जो झारखंड की कला एवं संस्कृति है उसे अच्छे से कर लिया है। अगर आप इसे अभी तक, आज 25वां दिन है, तो कला एवं संस्कृति हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। जनजातियां वगैरह हमने सब कुछ कर लिया है कंप्लीट। आप जा करके अच्छे से देखिए,
थोड़े से टाइम पर एक बार अच्छे से नॉर्मल स्पीड में देखिए, दूसरी बार स्पीड को बढ़ा करके सुनिए, उससे आपको बहुत अच्छे से झारखंड जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएगा, थ्योरी क्लास हम लोग जल्दी कवर करेंगे और इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो प्रैक्टिस सेट है, उसे भी करवा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑफर है, इसमें जरूर एनरोल होइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल पाए, ताकि टीम हम बढ़ा पाए, थोड़ा स्लाइड्स वगैरह बनाने का, एडिटिंग का, अपलोड का या फिर टाइप करने का थोड़ा सा टीम चाहिए, जिससे कि रेगुलर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।